फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को गिनते हैं, वो उसका शेयर सिर्फ 1% है। जो मेजर पोर्शन है उसमें और भी पोर्शंस होते हैं, कॉरपोरेट सेविंग, पब्लिक सेक्टर सेविंग, ये सब होती है, लेकिन मेजर जो शेयर है, जो हिस्सा है, वो है घरेलू बचत। जो हमारे देश में ख़ास तौर पर जो महिला हैं वो घर में जो बचाते हैं, बैंक में रखते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं, इस प्रकार के, उसमें ज़्यादातर पैसा रुपए में रखते हैं। परंतु आजकल एक नई ट्रेंड शुरू हो गई कि एक अनिश्चितता आने के कारण लोग उसको बदल के सोना में रखने लगे हैं। तो ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है कि आज की महंगाई के कारण जो बचत है वो गिरने लग गई है। 2004 में हाउस होल्ड सेविंग 29.1% था 2004 में, और आज वो गिर के यानी 25.4% हो गई है। तो माने जो हाउस होल्ड सेविंग जो दूसरे देशों में नहीं है, चाइना में भी इतना नहीं है, और अमेरिका में तो बिल्कुल है ही नहीं हाउस होल्ड सेविंग के कंट्रीब्यूशन, सब कॉर्पोरेट सेक्टर से आती है। तो ये हमारी एक स्तंभ था, एक आधार था हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए कि घर के लोग अपने पैसे को बचाते थे। हाँ, उसमें कभी भविष्य के खतरा के लिए या कोई अनिश्चितता के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, किसी का भी कारण हो, परंतु घर में एक प्रयास होती थी कि कितना बचा सकते हैं बचाएं। और ये हिंदुस्तान की विशेषता की थी कि हाउस होल्ड सेविंग्स के कारण हमारे देश में पूंजी इतनी ज़्यादा थी। वो घट गई है क्योंकि आज ये हालत हुई है कि हमारे देश में महंगाई के कारण लोग त्रस्त आकर अपने बजट से पैसा निकालने लगे। मैंने ये भी देखा आंकड़ों में कि जो मैं आपको दूंगा फोटोस्टैट में, कि जो एम्प्लॉयमेंट था, ये एम्प्लॉयमेंट एनडीए पीरियड में 6 साल में या 5 साल में 1999 to 2004 69 मिलियन माने लगभग 7 करोड़ नए नौकरी पैदा की गई थी। लेकिन कांग्रेस की राज में 2004 के बाद प्लानिंग कमीशन की जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं 12th प्लान के, उसमें आप देख सकते हैं प्लानिंग उनके वेबसाइट में जा कर के, ये 2004 से 2012 तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिर्फ 30 लाख, ओनली 3 मिलियन। इसमें ये आंकड़े अभी तक बाहर नहीं आई है। तो मैं कांग्रेस को चैलेंज करने चाहता हूँ कि आप बताइए कि आपके जो 2004 से आज 9 साल हुई है, उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट किया है और इसका डेटा का सोर्स क्या है। मैं तो प्लानिंग कमीशन का ही सोर्स कोट करके कह रहा हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट कम होना, सेविंग्स कम होना, ये सारी चीज़ों को देखकर ये भयंकर स्थिति पैदा हुई है। और इसमें आज भ्रष्टाचार भी एक सीमा पार कर गई है। विदेशों में आज 70 लाख करोड़ रुपए अवैध भारतीयों की अकाउंट्स में धन आता है। यानी बैंक डिपॉजिट 70 लाख करोड़ रुपए, विच इज़ रफली अबाउट $1.5 ट्रिलियन। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा है। नंबर 2 रशिया है, नंबर 1 इंडिया आज है, जो हम अपने को गरीब देश कहते हैं, लेकिन और गरीबी के बाद आंसू बहुत बड़ा बहलाते हैं। और ये इस देश की इतनी बड़ी रकम 70 लाख करोड़ बार। अब 70 लाख करोड़ के अनुपात में देखिए, बजट में टोटल टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स, सब टैक्स को जोड़ करके कितनी बनती है बजट में? 4.5 लाख करोड़। और यहाँ 70 लाख करोड़ बाहर है। यदि जैसे बाबा रामदेव कहते हैं इसको बाहर से वापस लाया जा सकता है तो फिर बहुत सालों के लिए आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये हमारे देश की परिस्थिति है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज
इंडियन इकोनॉमी फिनेंशियल आईसीयू में है, वेंटिलेटर में। और श्री मनमोहन सिंह की ये देन है कि उन्होंने ये किया है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई थी 1990s में, वो तो नरसिम्हा राव को क्रेडिट जाना चाहिए, और यदि दस्तावेज़ के लिए क्रेडिट मिलना चाहिए तो मुझे मिलना चाहिए, बट आप लोग पत्रकारों ने मनमोहन सिंह को दे दिया। अब आपको पता लगा असलियत क्या है। जो फाइनेंस मिनिस्टर होकर इतना कर सकते थे, आज प्राइम मिनिस्टर होकर क्यों नहीं कर सकते, ये सवाल सोचनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि नई पॉलिसीज़ बनाए जाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बीजेपी के हैं, बट तो मैं ज़रूर जो विज़न डॉक्यूमेंट बन रही है नितिन गडकरी की अध्यक्षता में, उसमें हम सुझाव हमें भेजने के लिए कहा है, मैं भेज रहा हूँ। तो 2-3 बातें, मोटी बात मैं बतानी चाहता हूँ। ये हमारी देश को दोबारा प्रगति के रास्ते में लाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सरल कदम हैं, परंतु इसके लिए खुद निष्कपट होना आवश्यक है। आपका सारा जीवन का लक्ष्य भ्रष्टाचार है तो ये आप नहीं कर सकते। मुझे बड़ा खेद है कि कल रिज़र्व बैंक गवर्नर ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है। जो रेट पर बैंकों को कर्जा देते हैं उसको बढ़ा दिया है। तो इसका माने कि जो लोगों में एक निराशा थी उसको दूर करने के लिए उनको और निराशा पैदा की है। मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नर हमारे देश की RBI गवर्नर बनने लायक है। वो ज़्यादातर विदेशों में उसकी रहा है, फिर उसके बाद IMF में रहा है। IMF तो कई देशों को बर्बाद कर चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इसको जितना जल्दी छुट्टी करके वापस शिकागो भेजे जाए उतना अच्छा होगा देश के लिए। अब जो मैं समझता हूँ कि लक्ष्य होना चाहिए, 2014 को जब इंडिया की सरकार बने, उसका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि नेशनल इनकम या GDP का ग्रोथ रेट 10% प्रति वर्ष होना चाहिए। दूसरा है कि ये जो निराशा है, घुटना लोग महसूस कर रहे हैं, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं जिससे लोगों को तुरंत लगें। ये नहीं कि वहाँ हम पॉलिसी बनाए है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे आएगी, फिल्टर डाउन होगी। जो गलती नरसिम्हा राव ने की वो नहीं होना चाहिए। लोगों को कुछ तुरंत दिखना चाहिए। उसके लिए मैंने ये कहा है कि जो भी आप बचत करेंगे, बैंक में रखेंगे, शेयर सर्टिफिकेट्स खरीदेंगे, बॉन्ड्स खरीदेंगे, वो सारा जो है उसको इनकम से सब्ट्रैक्ट करके जो शेष है उसी पर इनकम टैक्स लगनी चाहिए। अब मैं तो एक कदम आगे बढ़ने चाहता हूँ इसमें, क्योंकि ये जो बुकिंग अकाउंट्स और ये कागज़ का काम, उसमें ये इनकम टैक्स वाले बहुत तंग करते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इनकम टैक्स को ही अबॉलिश कर दें, क्योंकि ये कागज़ का काम से मुक्त कराना चाहिए हमारे लोगों को, नहीं तो कागज़ के काम में लोग फंस जाएं। तो इनकम टैक्स को अबॉलिश करने से आपको जो घाटा पड़ेगी वो 2 लाख करोड़ रुपए मिलेगी। जो बजट में कुल मिलाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू है टैक्स से, उसमें 2 लाख इनकम टैक्स का हिस्सा है, 2 लाख करोड़। तो ये 2 लाख करोड़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये कहाँ से आएगा? वैसे मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ कि ये जो पैसा बचेगी और आपने बैंक में रखा है तो वो पूंजी में परिवर्तित होगी, और पूंजी से परिवर्तित होगी तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो अप्रत्यक्ष कर से आपको रेवेन्यू मिलेगी, और 2 लाख से भी ज़्यादा मिलेगी। इसको अमेरिका में कई बार देखा है। बुश ने जब भी टैक्स को काटा तो रेवेन्यू बढ़ गई थी सरकार की, और हमारे देश में भी यही अनुभव है। तो इसको एक बड़े पैमाने पर, क्योंकि हमारे देश में अमीर लोग तो टैक्स देते नहीं हैं, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और वो अकाउंट्स का एक्सपेंस अकाउंट ये वो बना करके उनको टैक्स से बच जाते हैं। गरीब के पास तो उतना आमदनी भी नहीं है, वो कि टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते। तो ज़्यादातर हमारे मिडिल क्लास, प्रोफेशनल क्लास, इन्हीं को टैक्स देना होता है। तो मैं तो समझता हूँ कि यदि कोई रचनात्मक कार्य के लिए वो पैसा खर्च करें, जैसे या पैसा जमा करें,
तो वो उनसे मुक्त कराना चाहिए। और ज़्यादा मेरा प्रेफरेंस है कि ये कागज़ के काम से मुक्त कराने के लिए इनकम टैक्स को अबॉलिश करना चाहिए। और ये 2 लाख उस तरीके से आ सकते हैं। नहीं तो अब मान लीजिए हम स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम की नीलाम करते तो हमको CAG के एनालिसिस के अनुसार 1,76,000 करोड़ अतिरिक्त मिलती। यदि कोल ब्लॉक्स को हम ऑक्शन करते तो 11 लाख करोड़ रुपए मिलती। यदि जो खनिज तेल की जो साइट्स दी जा रही है उसकी ऑक्शन करेंगे तो 24 लाख करोड़ रुपए मिलेगी। जो हमारे तमिलनाडु और केरल की जो रेत है जो कोस्टल एरियाज़ में समुद्र के किनारे में, उसमें थोरियम बहुत है। आज वो इलीगली माइनिंग होकर विदेशों में जा रही है। एक हिस्सा, क्योंकि हमारे पास थोरियम बहुत है, दुनिया के 60% थोरियम हमारे देश में है, इसीलिए उसका हम एक हिस्सा को नीलाम करेंगे तो 48 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू मिलेगी। हमारे देश में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, ये सब झूठा बनावटी है। और ये खनिज तेल का भी जो खर्च हो रहा है उसके लिए हमारे देश में समुद्र के किनारे शेल ऑयल है, उसका हम उत्पादन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई शोध नहीं है। जो थोरियम साइकिल है वो अमेरिका के इंडो US न्यूक्लियर डील के कारण सारा बंद पड़ा हुआ है, उसका शोध कार्य रोका गया है। उस पर जाएंगे तो हमें न्यूक्लियर पावर की कोई कमी नहीं होगी। और यदि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की रिसर्च हम पूरा कर देते हैं, अमेरिका नहीं करेगी क्योंकि अमेरिका पास तेल की बड़ी भंडार पड़े हुए हैं, तो वो उनको तो कोई दिलचस्पी नहीं है।